आज ये इत्तू से दिखने वाले प्रोडक्ट्स पहले कितने ज्यादा बड़े आते थे, ये देखकर आप आज के प्रोडक्ट्स खरीदना ही बंद कर दोगे। कुरकुरे से लेकर फेविक्विक तक आप सच में हैरान हो जाओगे कि आज मिलने वाला हर एक प्रोडक्ट पहले के मुकाबले कितना छोटा हो गया है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि यार काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। नंबर 12, मैच बॉक्स। एक सिंपल से माचिस की डिब्बी ये हर घर की बेसिक नीड है। पहले ये 25 पैसे में मिलती थी 1995 तक, और एक डिब्बे में लगभग 40-50 स्टिक्स होती थी। उसके बाद 2007 में ऑफिशियली इसका प्राइस 1 रुपए हो गया, लेकिन अब 2021 से 2 रुपए वाली डिब्बे में 50 से 60 स्टिक्स होते हैं। मतलब यहाँ उल्टा गेम हुआ, प्राइस डबल किया लेकिन क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाकर जस्टिफाई किया, क्योंकि लकड़ी, केमिकल्स, स्पेशली रेड फास्फोरस जो 410 रुपए पर केजी से 850 रुपीज तक पहुंच गया है, उसके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ाने की वजह से कंपनीज 1 रुपए वाला पैकेट मेंटेन नहीं कर पा रही, इसलिए 2 रुपए वाला पैकेट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें थोड़ी एक्स्ट्रा स्टिक्स देकर वैल्यू दिखाई जाती है, लेकिन ओवरऑल पर स्टिक कॉस्ट आप पहले से ज्यादा पे कर रहे हो। नंबर 11, 1 रुपए वाली जूसी। ये जूसी तो हम सब ने पी होगी। बचपन में गर्मी का मतलब 1 रुपए वाली जूसी। ये एक छोटी प्लास्टिक पैकेजिंग में आती थी। ऑरेंज, मैंगो, लेमन जैसे कई रिफ्रेशिंग फ्लेवर्स में ये मिलती थी। जिस टाइम कोको कोला और फैंटा 10 रुपए में आते थे, उस टाइम ये सिर्फ 1 रुपए में आ जाती थी। मतलब 10 रुपए में 10 जूसी, परफेक्ट डील। गर्मी में ये एसी जैसा फील मिलता था इसमें, लेकिन अब ये कहीं कहीं मिलती है। ज्यादातर जगह पर ये 5 रुपए की हो गई है। बेशक साइज डबल हो गया है, मतलब ओरिजिनल 1 रुपए वाली वैल्यू प्रोपोजिशन खत्म हो गई है। नंबर 10, फ्रूटी। एक टाइम था जब फ्रूटी का 5 रुपए का वो आइकॉनिक ट्रायंगल शेप में वो पैकेट आता था, स्ट्रॉ लगा और सीधा आम का टेस्ट। पार्ले एग्रो ने 1985 में फ्रूटी लॉन्च किया था, और ये इंडिया का पहला टेट्रा पैक फ्रूट ड्रिंक बना। लेकिन अब वही 5 वाली फ्रूटी बॉक्स शेप में आती है, और क्वांटिटी भी 50 ml के अराउंड रह गई है। मतलब पैकेजिंग मॉडर्न हो गई है, लेकिन ड्रिंक 25% कम हो गया है। और 10 रुपए वाली भी पहले 200 ml थी, अब ये 160 ml है। रीजन सिंपल है, मैंगो पल्प और टेट्रा पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ाने पर कंपनी 5 रुपए का प्राइस चेंज नहीं करती, बल्कि क्वांटिटी कम कर देती है, क्योंकि इंडिया जैसे कैश इकोनॉमी में 5 और 10 रुपए साइकोलॉजिकल प्राइस पॉइंट्स होते हैं। लोग इन्हें बिना सोचे खरीद लेते हैं, इसलिए आपको लगता है सब सेम है, लेकिन एक्चुअली आपको मिलता कम है। नंबर 9, लाइफ बॉय। यार लाइफ बॉय का नाम सुनते ही वो लाल साबुन याद आता है, जो हर घर में फिक्स्ड होता था। बचपन में मम्मी बोलती थी कि हाथ धो लो लाइफ बॉय से, और लगता था सब जर्म्स भाग जाएंगे। लेकिन पहले 2000s के टाइम पे 130 से 150 ग्राम लाइफ बॉय सोप सिर्फ 10 से 15 रुपए में मिल जाता था, और एक बार में 3 से 4 हफ्ते चल जाता था। और आज वही सोप 30 से 40 रुपए का हो गया है, लेकिन साइज 100 से 125 ग्राम के रेंज में ही है। मतलब ऊपर से प्राइस डबल किया गया है, और अंदर क्वांटिटी 20 से 30% कम हो गई है। ये सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं, बल्कि श्रिंकफ्लेशन है। कंपनी की पाम ऑयल पैकेजिंग और लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, प्लस प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। नंबर 8, हजमोला। हजमोला, इसका नाम सुनते ही वो चटपटा टेस्ट याद आता है, जो खाने के बाद सीधा मुंह में जाता था। बचपन में 1 रुपए में ये 5 से 6 गोलियां मिल जाती थी, और हम फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करके खाते थे। लेकिन अब अगर आप 1 रुपए या छोटे पैक को देखो तो सिर्फ 3-4 गोलियां ही मिलती है। मतलब क्वांटिटी में 40 से 50% गिरावट, लेकिन टेस्ट वही है, बस क्वांटिटी चुपचाप कम हो गई है। और इसके भी रीजन सिंपल है, इंग्रेडिएंट्स और पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ाने पर कंपनी प्राइस बढ़ाने से बचती है, इसलिए गोलियों की काउंट ये कम कर देते हैं। मतलब बिना नोटिस करवाए ही आपको कम मिलता है। नंबर 7, कुरकुरे। क्रंची और स्पाइसी कुरकुरे का मजा अलग ही है। एक बार पैकेट खुला और फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। पहले ये 10 रुपए का जो पैक आता था, उसमें अराउंड 50 से 55 ग्राम तक कुरकुरे मिल जाते थे। मतलब क्वांटिटी भी सेटिस्फाइंग ही होती थी। लेकिन अब वही 10 रुपए में सिर्फ 40 ग्राम मिलता है, मतलब 25 से 30% रिडक्शन। पैकेट साइज ऑलमोस्ट सेम दिखता है, लेकिन अंदर का कंटेंट कम हो चुका है। और ये चेंज इसलिए आता है क्योंकि कॉर्नफ्लोर, राइस फ्लोर, एडिबल ऑयल और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। प्लस पेप्सिको को प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना होता है, इसलिए कस्टमर को लगता है सब सेम है, लेकिन एक्चुअली प्रोडक्ट धीरे धीरे कम होते जाता है। नंबर 6, मैगी। 2 मिनट में बनने वाली मैगी का नाम सुनते ही ये गर्मा गर्म नूडल्स को हम इमेजिन करने लग जाते हैं। स्कूल के बाद या बारिश के टाइम पे 1 प्लेट मैगी मिल जाए तो दिन बन जाता था। मैगी 1982 से इंडिया में है, और इंडिया का ये नंबर 1 इंस्टेंट नूडल्स ब्रांड है। पहले जो ये 10 वाले पैकेट आते थे वो अराउंड 100 ग्राम का होता था। मतलब क्वांटिटी भी अच्छी और पेट भी प्रॉपर्ली भर जाता था। 2 लोग इसे इजीली शेयर कर सकते थे। लेकिन अब वही पैकेट 12 से 15 का हो
गया है और सिर्फ 70 ग्राम के आसपास ही इसमें मिलता है। मतलब प्राइस 50% बढ़ चुका है और क्वांटिटी 30% कम हो चुकी है। दोनों तरफ से एडजस्ट। इसका रीजन है मैदा, पाम ऑयल, मसाला इंग्रेडिएंट्स और पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट टाइम के साथ बढ़ती गई, इसलिए इनको भी महंगा करना पड़ा। नंबर 5, पार्ले जी बिस्किट। इंडिया में अगर आज तक सबसे ज्यादा बिस्किट किसी कंपनी ने बेचे होंगे तो वो पार्ले जी होगी। पानी से लेकर चाय तक लोग इसे सबके साथ खाते हैं। पार्ले जी 1939 से इंडिया में है और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड है विद बिलियंस ऑफ पैकेट्स हर साल। बचपन में ये 2 और 5 रुपए के पैकेट तो हर दुकान पे मिलते थे। पहले 5 का पैकेट लगभग 100 ग्राम के आसपास होता था और 2 रुपए वाले भी डिसेंट क्वांटिटी यानी 40 से 50 ग्राम में मिल जाते थे। लेकिन आज वही 5 वाला पैकेट सिर्फ 50 ग्राम के आसपास ही देता है। मतलब क्वांटिटी ऑलमोस्ट आधी हो गई है। ये इसलिए होता है क्योंकि कंपनी इस 5 रुपए जैसे प्राइस पॉइंट को चेंज नहीं करना चाहती। ये इंडिया का मोस्ट कॉमन कॉइन है, तो इंस्टेड पार्ले ने क्वांटिटी ही कम कर दी। नंबर 4, कैडबरी डेयरी मिल्क। अब बात करते हैं कैडबरी डेयरी मिल्क की। भाई इसका टेस्ट तो आज भी वही क्रीमी है। बचपन में ये 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क मिलती थी ना, उसमें ये छोटे 5 पीसेज होते थे। एक एक करके खाने का अलग ही मजा था। लेकिन अगर आप आज वही 5 वाली डेयरी मिल्क उठाओ तो इसमें सिर्फ 4 पीसेज मिलते हैं। मतलब एक पीस रिमूव हो गया है और पीस भी पतले फील होते हैं। और सिर्फ 5 रुपए वाली ही नहीं, 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क भी श्रिंक हो चुकी है। पहले 10 रुपए में अप्रोक्स 18 से 20 ग्राम के आसपास चॉकलेट मिलती थी, लेकिन अब वही 10 रुपए में लगभग 12 से 13 ग्राम या उससे भी कम मिलने लगी है। मतलब प्राइस सेम बट क्वांटिटी 35 से 40% कम हो गई है। इसे हम क्लासिक श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। नंबर 3, लेस चिप्स। भाई ये तो बचपन में हम सभी ने खाए होंगे और अक्सर आज भी मूवी देखने या टाइम पास के लिए ये खाते होंगे। इसका टेस्ट और इसकी क्रंचीनेस के फ्लेवर्स अलग ही मजा देते थे। पहले जो इसका 10 का पैकेट आता था ना, उसमें अराउंड 40 ग्राम चिप्स होते थे, सैटिस्फाइंग क्वांटिटी। लेकिन अब वही पैकेट सिर्फ 30 ग्राम के आसपास रह गया है। मतलब 25% रिडक्शन। ऊपर से आधा पैकेट नाइट्रोजन के गैस से भरा होता है जो पैकेट्स को ब्रेकेज से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कस्टमर्स को लगता है कि पैकेट मोस्टली हवा है। कंपनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि टाइम के साथ साथ पोटैटो कॉस्ट, एडिबल ऑयल, फ्राइंग के लिए और पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर प्राइस सेम रखकर सेम क्वांटिटी दी तो कंपनी का लॉस हो सकता है। इसलिए कंपनी सेम प्राइस के साथ क्वांटिटी रिड्यूस कर देती है। इससे उनका प्रॉफिट सेफ रहता है और कस्टमर को एकदम से प्राइस हाइक का शौक भी नहीं लगता। नंबर 2, हल्दीराम्स आलू भुजिया। क्रंची और स्पाइसी आलू भुजिया चाय के साथ इसका कॉम्बो तो नेक्स्ट लेवल होता था। पहले ये 10 रुपए का छोटा पैकेट आता था, इसमें 55 ग्राम तक भुजिया मिल जाता था। मतलब क्वांटिटी भी और मस्त वैल्यू भी। लेकिन अब वही 10 रुपए के पैकेट में सिर्फ 40 ग्राम के आसपास ही भुजिया मिलता है। मतलब 30% ये रिड्यूस हो गया है। पैकेट देखने में ऑलमोस्ट सेम लगता है लेकिन अंदर का कंटेंट बहुत कम हो चुका है। नंबर 1, फेविक्विक। इसे हम सभी ने कभी न कभी यूज किया ही होगा अपनी चीजें चिपकाने के लिए, टॉयज, शूज और बहुत कुछ। लेकिन इसका छोटा सा ट्यूब है लेकिन काम ये बड़ा करता है। पहले ये 5 रुपए में लगभग 1 ग्राम ग्लू मिलता था जो छोटे काम के लिए काफी होता था। लेकिन अब वही 5 रुपए में सिर्फ अराउंड 0.5 ग्राम ही मिलता है। मतलब क्वांटिटी ऑलमोस्ट हाफ हो गई है लेकिन प्राइस वही सेम। और अगर 10 रुपए वाला पैकेट देखें तो इसमें सिर्फ 1 ग्राम मिलता है जो पहले के 5 में मिलता था। परफेक्ट श्रिंकफ्लेशन एग्जैक्ट दाम में बेची जाती है। भाई ये वीडियो तो बहुत ही गजब है, तो इसे अभी जाके देखो। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। क्या होगा अगर हम सूरज को पानी से बुझा दें? क्या सूरज आग की तरह सच में बुझ जाएगा? बहते हुए पानी में ब्रिज के पिलर्स कैसे बनाए जाते हैं? आप समंदर के अंदर की सतह पर जा सकते हो, वो भी बिना भीगे हुए। और ये 4000 सुपर लग्जरी कार समंदर के अंदर क्या कर रही हैं? इस लेडी की डेथ 1951 में हो गई थी, लेकिन मानो या ना मानो ये आज भी जिंदा है और लोगों का ट्रीटमेंट कर रही है। क्यों लीनिंग टावर ऑफ पीसा कभी गिरेगा ही नहीं, जबकि वो तो गिरने वाला है? और आप बिलीव नहीं करोगे कि मच्छर भी वेजिटेरियन होते हैं। इस ट्रायंगल शेप में एक स्क्वायर छुपा हुआ है और ये चीज तो आप भूल के भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एम है 3000 लाइक्स का। नंबर 15, ये जो फोटो में दिख रहा है, लगता है किसी ने अपना फिंगरप्रिंट छोड़ दिया हो। पर ट्विस्ट ये है, ये फिंगरप्रिंट नहीं बल्कि एक आइलैंड है। इसका नाम है बाल्जनिक आइलैंड, या फिर प्यार से आप इसे फिंगरप्रिंट आइलैंड भी कह सकते हो। और इस आइलैंड की ये फिंगरप्रिंट लुक किसी नेचर की मैजिक ट्रिक नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे के मास्टरमाइंड हैं इसके पड़ोसी आइलैंड के लोग। 1800 के टाइम पे वो लोग यहाँ आकर फार्मिंग करते थे अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए। उन्होंने फील्ड्स के चारों तरफ एकदम मेज लाइक वॉल्स बना दी, जिसकी वजह से ये पूरा आइलैंड एक जायंट फिंगरप्रिंट जैसा दिखने लग गया।
जो आज भी ऐसा ही है। गूगल अर्थ पे क्लियरली विजिबल है। नंबर 13। क्या आपने कभी सोचा है कि बहते हुए पानी में ब्रिज के पिलर्स कैसे बनाए जाते हैं? आइए जानते हैं। दरअसल इन पिलर्स को बनाने के लिए कॉफडाम का यूज होता है। कॉफडाम एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है जो स्टील शीट्स या कभी कभी कॉन्क्रीट ब्लॉक से बनाया जाता है। ये एक तरह की एक सील्ड वॉल होती है जो पानी को बाहर रोकती है। सबसे पहले कॉफडाम को क्रेन्स और हैवी मशीन्स की मदद से रिवर बेड में इंस्टॉल किया जाता है। जब एक इनक्लोज्ड एरिया बन जाता है तो उसके अंदर का पानी पंप्स की हेल्प से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उस ड्राई एरिया के अंदर फाउंडेशन डाला जाता है और धीरे धीरे एक मजबूत पिलर तैयार होता है जिसके ऊपर पूरा ब्रिज खड़ा होता है। नंबर 12। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें बैठकर आप समुद्र के नीचे जा सकते हो बिना डाइविंग सूट पहने और बिना भीगे। इस मशीन का नाम है डाइविंग बेल। ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है। नीचे डिसेंड करवाया जाता है, फिर कंप्रेस्ड एयर पंप करके बेल के अंदर जो पानी होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इससे अंदर एक ड्राई एयर स्पेस बन जाती है जहां लोग कंफर्टेबली जा सकते हैं। लेकिन नीचे जाने से पहले डाइवर्स को एक प्रेशर चेंबर से गुजरना पड़ता है ताकि उनके शरीर को पानी के नीचे बदलते प्रेशर के लिए अडेप्ट करवाया जा सके। और फिर शुरू होती है समुंदर के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करने की जर्नी, चाहे वो मरीन लाइफ की स्टडी हो या रिसर्च हो समुंदर के हिडन रिसोर्सेज की। नंबर 12। ये एक ऐसी ट्रायंगल शेप है जिससे आप एक स्क्वायर शेप का बॉर्डर बना सकते हो और इसका नाम है रूलो ट्रायंगल। और ये कोई सिंपल ट्रायंगल नहीं है, बल्कि ये बनता है 3 सर्कल्स के इंटरसेक्शन से। इन तीनों सर्कल्स की रेडियस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड के बराबर होती है। इस ट्रायंगल की खासियत ये है कि आप इसकी विड्थ किसी भी साइड से मेजर करो, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। और इसी कांस्टेंट विड्थ की वजह से इसका यूज रोटरी इंजन्स में भी होता है। और अगर आप रूलो ट्रायंगल से व्हील्स बनाओ तो ये फ्लैट सरफेस पर भी काफ़ी स्मूथली रोल करते हैं, बिल्कुल राउंड व्हील्स की तरह। ये साइकिल के व्हील्स में भी थियोरेटिकली यूज हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स एक्सेल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। इसी वजह से ये शेप ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और मशीनरी में यूज होती है। नंबर 11। दुनिया की सबसे पहली लिफ्ट्स में अगर तार टूट जाती थी तो सीधा गिरते ही ऑलमोस्ट मौत पक्की थी। फिर आए एलिशा ओटिस, जिन्होंने लिफ्ट के लिए दुनिया का पहला सेफ्टी मैकेनिज्म इन्वेंट किया और इसे प्रूव करने के लिए उन्होंने अपनी जान तक गांव पर लगा दी। ओटिस एक लिफ्ट पर चढ़ गए, ऊपर पहुंचकर बोला काट डालो। फिर जैसे ही रोप कटी, उनका स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी ब्रेक साइड के ग्रूव्स में अटक गया और लिफ्ट रुक गई। और उसी दिन के बाद से लिफ्ट सेफ हो गई और ओटिस बन गए एक लेजेंड। नंबर 10। इस लेडी की डेथ 1951 में हो गई थी, लेकिन मानो या ना मानो ये आज भी जिंदा है और लोगों का ट्रीटमेंट कर रही हैं। ये है हेनरिएट लैक्स। इनकी डेथ कैंसर की वजह से हुई थी और उसके बाद एक डॉक्टर ने उनके ट्यूमर का सैंपल लैब में स्टडी के लिए भेज दिया। उस वक्त साइंटिस्ट ह्यूमन सेल्स को लैब में ग्रो करके उन पे नए ट्रीटमेंट्स टेस्ट करते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। 1951 से पहले जितने भी सेल्स को ग्रो किया जाता था वो कुछ ही दिनों में मर जाते थे। वहीं हेनरी के सेल्स अलग थे। ये सेल्स बिल्कुल इमॉर्टल थे, यानी ये मर ही नहीं रहे थे और कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे थे। इसी वजह से इन सेल्स को रिसर्च के लिए पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और इनका नाम रखा गया हेला सेल्स, हेनरीटा मैक्स के नाम पर। और तब से हेला सेल्स का यूज हर तरह की एडवांस रिसर्च और वैक्सीन्स बनाने में होने लगा। चाहे वो पोलियो वैक्सीन हो या कोविड वैक्सीन, इन सब में हेला सेल्स की मदद ली गई। तो इस तरह हेनरीटा के सेल्स आज भी जिंदा हैं और अब तक करोड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं। नंबर 9। मच्छर असल में वेजिटेरियन होते हैं। हाँ सच में, खून तो सिर्फ फीमेल मस्कीटोज ही पीती हैं और जो मेल मस्कीटोज होते हैं ना, वो बेचारे फूलों का रस और फ्रूट जूस पीकर सरवाइव करते हैं। ये बिल्कुल मक्खियों की तरह फूलों पे बैठे जूस पीते रहते हैं। लेकिन क्यों? एक्चुअली फीमेल मस्कीटोज को ब्लड की जरूरत होती है अपने एग्स डेवलप करने के लिए 3 वीक्स तक, जबकि मेल मस्कीटोज की लाइफ सिर्फ 1 वीक तक की होती है। मतलब खून लेडीज मच्छर पीती हैं, लेकिन बदनाम मर्द मच्छर होते हैं। नंबर 8। ये है समंदर की गहराई में दफन हुई 4000 सुपर लग्जरी कार्स जो अब तक रिकवर नहीं की जा सकी हैं। फेब 2022 में फेलिसिटी एस नाम का एक कार्गो शिप जर्मनी से अमेरिका के लिए निकलता है, लेकिन इसके साथ एक इलेक्ट्रिक कार ऑनबोर्ड थी जो पूरे शिप के लिए प्रॉब्लम बन गई। एक्चुअली इस इलेक्ट्रिक कार की लिथियम बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया और उसे आग लग गई। ये फायर इतनी इंटेंस थी कि पूरे शिप को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था और इस आग की वजह से $38 मिलियन की लग्जरी कार्स समंदर में डूब गईं, जिसमें थी 190 बेंटलीज, 75 लैम्बोर्गिनीज, 884 ऑडीज, 1010 अवेंडर्स और भी कई सुपर कार्स। लेकिन शिप के क्रू की किस्मत अच्छी थी। इमरजेंसी सिग्नल्स और प्रॉम्प्ट एक्शन की वजह से सब क्रू मेंबर्स बच गए, लेकिन ये ड्रीम कार्स अभी भी समंदर में दफन है। निकाल सकते हो तो निकाल लो। नंबर 7।
जिस बुरी हालत से ये लोग इतने ऊंचे पहाड़ से लुढ़कते फुदकते नीचे की तरफ भाग रहे हैं, लग रहा है जैसे इनके पीछे मौत का फरिश्ता पड़ा हो। पर नहीं, ये तो खुद किसी चीज को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, और वो भी इस छोटे से पनीर के टुकड़े को। एक्चुअली ये रोलिंग ग्लॉस्टेस्टर नाम के एक फेस्टिवल है जो इंग्लैंड के ग्लॉस्टेस्टर शायर एरिया में हर साल मनाया जाता है। दरअसल इस फेस्टिवल में 200 यार्ड्स लंबी बिल्कुल सीधी पहाड़ी से 3 से 4 किलो का एक पनीर का टुकड़ा फेंका जाता है, और जैसे ही पनीर फेंका जाता है, फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले लोगों को फुल स्पीड में लुढ़क फुदकते इस ऊंची पहाड़ी से नीचे उतरना होता है। इसी वजह से इस कंपटीशन को जीतने के लिए ये लोग इतनी तेज स्पीड से नीचे उतरते हैं कि हर साल किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की